लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बेटे ने ये देखा कि बाप ले रहा है पेंशन 30,000 और मैं कर रहा हूँ बाजार में 15-20 हज़ार में नौकरी, तो मेरा आगे जाके तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये जनचौक की भी चिंता है और आपके जैसे सोशल मीडिया के लोगों की चिंता है, इसलिए आप उस लेवल पे काम कर रहे हो। और आप लोगों का दखल भी शुरू हुआ क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया एक आधे को छोड़ के सारा का सारा कॉरपोरेट्स के पास चला गया। तो 24 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में, बल्कि प्री इंडिपेंडेंस में भी ऐसा नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ये दोनों प्रोडक्टिव फोर्सेस और इनकी यूनियंस और इनके मोर्चे एक साथ वहाँ पर उस कन्वेंशन को किए। मैंने पिताजी से कहा मुझे मिलना है उनके पास जाके। ये मैं 60 के दशक की बात कर रही हूँ, लेट 60s की बात कर रही हूँ। वो मुझे लेके गए। हमारे एक बड़े लंबे लीडर थे कश्मीरी, GL धर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो हमारे तक के बाद में रिटायरमेंट के बाद नेशनल सेक्रेटरी भी रहे। उन लोगों से मैं मिली, उनके साथ बाकी साथियों को मिली। मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया है? उन्होंने कहा हम कितने वर्षों से लड़ रहे हैं, हमारी कोई जॉइंट कमेटीज नहीं है, हमारी नेगोशिएशंस के सिस्टम्स नहीं हैं, हमसे बात नहीं करती, गवर्नमेंट रनिंग में हम लोग हैं और हमसे पूछते नहीं, और हम इनको कह रहे हैं हमारी पेंशनेबल करो जॉब, गवर्नमेंट सुनती नहीं। तो हमने ये जताने की कोशिश की रिटायर होने के बाद हमारा ये हाल हो जाएगा। उस उनकी एजिटेशन के बाद अल्टीमेटली फिर कमेटियां भी बनी, JCMs भी बनी। उसके बाद ही ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई। 70 के दशक से पेंशन स्कीम शुरू हुई। जब 2001 में इनके राज के दौरान बहस शुरू हुई, वाजपेयी जी के राज के दौरान अपोजिशन आया, पर अपोजिशन में जो नया रिक्रूट था उसको समझ ही नहीं थी कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो फिर तब तक 2004 आ गया और 1 जनवरी 2004 में उन्होंने नई पेंशन स्कीम। तो बहस तो नई आर्थिक नीति के आने के बाद ही शुरू हो गई थी कि OPS बर्डन है, कुछ और रास्ते ढूंढने चाहिए। वो बहस पहले चल पड़ी। वाजपेयी जी ने आके उस बहस को सरंजाम पहुंचाया और उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम डिक्लेयर कर दी जो पार्टिसिपेटरी के नाम पे हुई। जब ये स्कीम आई तो जो पुराने नेता थे सारे के सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, उन्होंने नई पीढ़ी को कहा ये बहुत डेंजरस है, ये NPS झुंझुना है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं ईमानदारी से कहती हूँ दे वर नॉट रेडी टू लिसन। अच्छा, workers, new employees were not ready to listen to the older generation or to the trade unions. क्योंकि प्रोपेगेंडा ये था कि आपकी ये जो न्यू पेंशन स्कीम होगी, ये तो जब मार्केट में लेके जाएंगे इसको, उसका तो बहुत ब्याज मिलने वाला है, आपको तो OPS से कहीं ज़्यादा पेंशन मिलने वाली है। तो उनको प्रोपेगेंडा से इस वहम में डाला गया कि आपको बहुत अच्छे अंजाम। जब उनकी नौकरी को 10-15 साल हो गए हैं, ये 17, 18, 19 शुरू हो गया, देन व्हेन सम, तब उनको समझ में आने लगा कि हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं आना, मार्केट्स तो रोज रोज क्रैश कर रही हैं। उसके बाद वो समझना शुरू किए कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी। उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें आपने सेवाएं दी इतने साल से, आपको OPS मिलना है, आपकी लास्ट ड्रॉन वेज के हिसाब से कैलकुलेट होगी, लेकिन NPS में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बेटे ने ये देखा कि बाप ले रहा है पेंशन 30,000 और मैं कर रहा हूँ बाजार में 15-20 हज़ार में नौकरी, तो मेरा आगे जाके तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सारी सिचुएशन आई है, तो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ ये मूवमेंट देश में ये आंदोलन तो बहुत बड़ा है और बढ़ रहा है, बड़ा दबाव भी बन गया है सरकार के ऊपर। सरकारें अब लगातार स्टेट लेवल पे तो चल ही रहा, कर ही रही हैं। इस तरह की और आशा कर्मियों का आंदोलन जगह जगह दिख रहा है। हाँ, तो ये पूरा जो है एक आंदोलन ट्रेड यूनियन के ही अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। इनका स्वतंत्र कोई एक असर्सन जो राष्ट्रीय स्तर पर दिखता, जैसा किसानों वाला हुआ, अभी मैं किसानों वाले पाऊंगा जो आपके रिश्ते बन रहे हैं नए तरीके से बातचीत, ये स्वतंत्र तौर पर इस तरह कोई आंदोलन जो ट्रेड यूनियन का चेहरा बनता, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और सरकार मजबूर हो जाए फिर आपके सामने झुकने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सेक्टर वाइज ही लड़ाइयाँ होती हैं जनरली।
जनरली सेक्टर वाइज आप अपने सेक्टर के वर्कर को उसके मुद्दों पे मोबिलाइज करते हैं। जैसे आंगनवाड़ी का, आशा वर्कर का, मिड डे मील वर्कर का, उनके इशू इंटायरली डिफरेंट हैं जो आपके पब्लिक सेक्टर के इश्यूज होंगे या इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इश्यूज होंगे। चूँकि इशू बेस्ड लड़ाई हो रही होती है, उसी को ही दिखना चाहिए। तो आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स ने कोरोना पीरियड तक में हड़तालें की हैं, ऐसा नहीं है कि लड़े नहीं, कोरोना पीरियड में भी हड़तालें की हैं उस पीरियड में। और उनको अलग अलग स्टेट्स के अंदर उन्होंने लाभ भी पाया है, ऐसा नहीं कि नहीं लाभ पाया उन्होंने लड़ करके। पर आपका प्रश्न ये है कि सेक्टर वाइज लड़ते हैं तो अपना लाभ भी थोड़ा बहुत लेते होंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते होंगे। पर ट्रेड यूनियंस का एक ऑल इंडिया चेहरा बन के एक वर्किंग क्लास का अपोजिशन है, वो क्यों नहीं है, ये आपका कहना है। वो तभी दिखता है जब हम कोशिश करते हैं राष्ट्रीय स्तर का हड़ताल का आह्वान करते हैं। वो जो हड़ताल का आह्वान होता है उसमें हम सभी सेक्टर्स को कहते हैं अपनी मांगों के साथ साथ जो ट्रेड यूनियन की कॉमन डिमांड है, लेबर कोड, पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो इशू है। ठेकेदारी प्रथा बंद हो, आउटसोर्सिंग बंद हो, मिनिमम वेज कुछ फिक्स की जाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में उसको इक्वल पे फॉर इक्वल वेज मिले। जब वो लार्जर इश्यूज जो सबको टच करते हैं, एंड पेंशन टू ऑल जिसमें असंगठित और ठेका मजदूर भी आ जाए, तो वो फिर एक ऑल इंडिया की शक्ल लेता है। जब आप ऑल इंडिया, हमने इस रिजीम के दौरान 2015 में स्ट्राइक की, 2016 में स्ट्राइक की, फिर हमने 2017 में महापड़ाव किया, 3 दिन हमने 70-80 हज़ार वर्कर मोबिलाइज किया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। फिर हमने 2018 में स्ट्राइक की, फिर हमने 2019 में स्ट्राइक की। ठीक है अमरजीत जी, हाँ। तो 91 में नई आर्थिक नीति जब लागू हुई, हाँ। उसके बाद आप देखिएगा कि लगातार 95-96 तक जबरदस्त रेजिस्टेंस हो रहा था। ट्रेड यूनियन का अपना प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों की एकता, और इस तरह से पूरा लग रहा था कोई, जबकि अभी चीज़ें आनी बाकी थी, सब कुछ लोग बताना था। अब तो चीज़ें आ चुकी हैं और सब लोग झेल रहे हैं। वो जो रेजिस्टेंस था, क्या उस तरह का रेजिस्टेंस बना हुआ है? रेजिस्टेंस तो है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। उस समय तो कहाँ कमी रह जा रही है? रेजिस्टेंस उस समय एक और कारण भी था, वो जो बहुत तेजी से उभरा था। तब गैट नेगोशिएशन पे हस्ताक्षर करो या नहीं करो, ये एक नेशनल इशू था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, दूसरे सेक्टर्स के लिए भी। तो वो एक रेजिस्टेंस था। और WTO जब बन गया, गैट पे साइन हो गए, तो WTO के विरोध में, तो वो जो आप पीरियड देखते हैं ना, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन इकोनॉमी पे भी हमला होगा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आएंगी, ये नई आर्थिक नीति हमें उधर सरेंडर कर देगी। वो जो एक कोर्ट था ना, वो मोबिलाइज कर पा रहा था, वो सब चीज़ें हो रही थी, वो एक था। और उसके बीच में फिर हम देखें कि बीच में 96 से 98 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई, तो वो जो पूरा अटैक था पब्लिक सेक्टर पे, उस पब्लिक सेक्टर के अटैक को उस 1.5 साल हम रोक पाए थे। उस UF गवर्नमेंट में देवगौड़ा जी थे, फिर IK गुजराल थे, उस पीरियड में रोक पाए। और होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता थे, वो एटक के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, तो बेस्ट पे कमीशन वो दिलवा पाए। तो ये सारा कुछ तब हुआ। लेकिन 98 के बाद जब गवर्नमेंट ये चली गई और उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आ गई, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सी हताशा का दौर शुरू हुआ। और वाजपेयी जी ने जो बेस तैयार किया ना उस पर्टिकुलर टाइम में, उसका फ़ायदा 2014 के बाद से इस रिजीम ने उठाया। और बहुत सारी चीज़ों का जो उन्होंने बेस तैयार किया था, वो मनमोहन जी सिंह जी के टाइम में पहले फेज़ में तो वो नहीं कर पाए, लेफ़्ट के ऊपर बेस्ड थी उनकी गवर्नमेंट। तो जो नेक्स्ट दौर उनका शुरू हुआ 2010 से शुरू हुआ उनका दौर, 2009 से, उस दौर के अंदर वो जो बेस उनका तैयार किया होता, उसके बेसिस पे इन्होंने फिर करना शुरू किया। उस पीरियड में फिर हमने रेजिस्टेंस किया। मनमोहन सिंह जी के टाइम में फिर से हड़तालों का दौर शुरू हुआ, जो सेकंड फेज़ था, तो मूवमेंट बना। तो ये नहीं है कि मूवमेंट बन नहीं रहा है, लेकिन ये है कि मौजूदा हालात में प्रॉब्लम क्या है। आप मज़दूरों से सरोकार रख रहे हो, आप आम जनता क्या झेल रही है उसकी बात कर रहे हो। ये जन चौक की भी चिंता है और आपके जैसे सोशल मीडिया के लोगों की चिंता है, इसलिए आप उस लेवल पे काम कर रहे हो। और आप लोगों का दखल भी शुरू हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया एक आधे को छोड़ के सारा का सारा
कॉरपोरेट्स के पास चला गया, और जो एक आधा बचा था उसको भी अल्टीमेटली अदानी ने खरीद लिया। तो अब पूरा का पूरा कॉरपोरेट मीडिया दिखाता ही नहीं है कि नीचे लड़ाई हो रही है। कॉरपोरेट मीडिया ने तो इग्नोर कर दिया था किसान आंदोलन को जी, भी। अब उसी पर आते हैं। हाँ। अभी ट्रेड यूनियन आंदोलन तो आप लोग चला रहे हैं, क्या कोई इस तरह की योजना बन रही है जिसमें किसान आंदोलन, जो किसान मोर्चा है और ट्रेड यूनियन के जो तमाम जो संगठन है, एक मंच पर आए और साझा तौर पर किसानों और मजदूरों की लड़ाई का नेतृत्व किया जाए? इस तरह कोई पहल हो रही, इस तरह की सोच बन रही है, और क्या प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो इतिहास में पहले भी था कि मजदूर और किसान अपने एक दूसरे के आंदोलनों को समर्थन करते थे। प्री इंडिपेंडेंस में भी हुआ था, 1907 में 3 कानून लाए थे अंग्रेज, तो तब लाला लाजपत राय जी और शहीद भगत सिंह के चचा अजीत सिंह, इन दोनों ने लीड किया था, जिस आंदोलन का नाम पड़ा था पगड़ी संभाल जट्टा। तो फिर गवर्नमेंट ने वो वापस लिए थे तीनों काले बिल। 41-42 में भी आंदोलन शुरू हुए थे, तो वर्कर्स ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था सर छोटू राम के पीरियड के अंदर, वो सारा हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक दूसरे को सॉलिडारिटी देना या कोई बड़ी मूवमेंट है तो उसको समर्थन देना, ये चलता था। पर हमारी कमिंग टुगेदर खास करके कोरोना पीरियड में शुरू हुई, हम ये कहेंगे। कोरोना पीरियड से जस्ट पहले तक हम लोग एक दूसरे का सहयोग देना शुरू किए थे। मैं आपको बताती हूँ, 2019 के बाद जब 2014 के बाद पहली यात्रा थी प्रधानमंत्री की जुलाई के महीने में अमेरिका में, जाने से पहले वो 3 कानून मजदूरों के और किसानों के लिए भी कुछ ऑर्डिनेंस की बात करके गए, और अमेरिका में जाके कहा कि ज़मीन की चिंता मत करो, आओ हमारे देश में पैसा लगाओ, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लाए थे किसानों के खिलाफ। तीनों ऑर्डिनेंस फेल हुए, और उस पर्टिकुलर टाइम में उन तीनों ऑर्डिनेंस के टाइम पे जो किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन पार्लियामेंट स्ट्रीट पे किए, ट्रेड यूनियंस ने उनका समर्थन किया, कहीं कहीं मोबिलाइजेशन में भी किया। हमने आईटीयूसी की तरफ से 1 डे ही डेडिकेट किया उनके आंदोलन को। लेकिन जब ये शुरू हो गया कोरोना, उस पर्टिकुलर पीरियड में जून में ये ऑर्डिनेंस ले आए। इनके ये 3 काले कानून पहले ऑर्डिनेंस के रूप में आए थे, फिर इन्होंने इनको एक्ट के रूप में बदला। उस टाइम पे किसानों का आंदोलन जून में शुरू हो गया था पंजाब में, हरियाणा में। तो हमारा ट्रेड यूनियंस को सीधे संदेशा था कि इनका सहयोग करो, इनका साथ दो। हमारे कोड बना रहे हैं, इनके ऊपर कानून थोप रहे हैं, अल्टीमेटली हमें लड़ना पड़ेगा। 2 ही तो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, रूरल इंडिया में फार्मर और फिर बाकी इंडिया के अंदर वर्कर। तो ये 2 प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, ये 2 प्रोडक्टिव फोर्सेस गांव और शहर जुड़ेगा तो इस देश को बचाने की प्रक्रिया हो सकती है। तो वो सोच हमारी डेवलप हो रही थी, और उसी में ही हमने देखा कि जब हमने सितंबर में आह्वान किया ऑल ओवर इंडिया के एक कैंपेन का, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था, खड़े नहीं होने दे रहे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर, पर हम खड़े थे वहाँ। तो किसान अपनी मीटिंग करके हमारे बीच में आए, और उन्होंने आके हमें सूचित किया, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, आपका लेबर कोड वहाँ पार्लियामेंट के अंदर रखा जा रहा है और हम आपके साथ हैं। उससे पहले अगस्त में हम एक दूसरे को समर्थन कर चुके थे क्विट इंडिया डे मूवमेंट पे। हमने क्विट इंडिया डे का नारा दिया, उन्होंने कुछ और नारा दिया, और हमने एक दूसरे को सॉलिडारिटी दी। और सितंबर आया तो उनके कानून पास हो गए, इधर हमारे, उन्होंने आके हमें इन्फॉर्म किया, तभी हमने इमीडिएटली डिसाइड किया। ये सितंबर 2020 की मैं बात कर रही हूँ, 3 साल पहले की। तो उस पर हमने डिसाइड किया अब हमें नज़दीकियाँ बनानी पड़ेंगी। उनकी लीडरशिप थी, हमारे सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से लीडर थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि लड़ाई को तो तेज करना है, तो हम अपने लेवल पे कर रहे थे, वो अपने लेवल पे कर रहे थे। फिर हमने देखा कि अपनी कैंपेन करने के साथ साथ हम हड़ताल का नारा देंगे। तो हमें मालूम हुआ कि ये कूच करने वाले हैं दिल्ली की तरफ, और हम अपनी हड़ताल की डेटें डिस्कस कर रहे थे। तो तब हमने कहा कोइंसाइड करो। तो वो कोइंसिडेंस यूं ही नहीं था, सोच समझ के था। हमने 26 नवंबर का हड़ताल का नारा दिया, उन्होंने 26 नवंबर को कूच करने का नारा दिया दिल्ली की ओर। और जब वो कूच किए 27 को वो बैठ गए, उन्होंने हमारी हड़ताल के नारे का समर्थन का स्टेटमेंट दिया, और हमने कहा कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। 27 को जब उनके ऊपर जुर्म शुरू हुआ तो देन वी डिसाइडेड, हमारी हड़ताल हो गई तो हमने कहा कि वी हैव टू बी विद देम। और फिर वो बैठ गए 27 की रात से, फिर वो बैठ गए बॉर्डर्स के ऊपर, एंड देन वी स्टार्टेड आवर रोल। क्योंकि ये दिल्ली के आसपास के किसान थे,
दूर दूर वाले तो वो राजस्थान के बॉर्डर पे रोक लिए गए, बहुत सारी स्टेटों से तो फिर रुक गए, तो वो चले नहीं। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, पहले तो उनके मोर्चे के ऊपर जाके सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को मोबिलाइज करके हमने उनको ये आश्वस्त किया हम तुम्हारे साथ हैं। तो नेचुरली किसान आंदोलन में कुछ लोग बड़े देवर वेरी ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट की भी हमारा तो अलग तरीके से चलता है, इनका कुछ और होता। देयर वर डाउट्स बट वी वर वेरी केयरफुल in our giving support and all, not impinging into them their demands, telling कि जो आपकी डिमांड्स हैं हम होल हार्टेडली इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं आपके जैसे 3 कानून हमारे ऊपर 4 कानून ला दें, आप हमें समर्थन देंगे, ये करके हम आए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दूसरे मीडिया ने इग्नोर ही नहीं करना शुरू किया, इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। तो किसानों को जब ये लगा उनकी प्रोजेक्शन नहीं होगी, उन्होंने भी फिर सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया। तो सोशल मीडिया किसानों ने भी कुछ अपना क्रिएट किया, कुछ जो सोशल मीडिया था वो वहाँ पहुँचा। सोशल मीडिया की ताकत भी हम लोगों को भी समझ में आई कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है, कि न्यूज़ को इंटरनेशनलाइज कर दिया उन्होंने। तो वो जो हमारी उस पीरियड के दौरान हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, उसी में फिर उन्होंने एक दिन कन्वेंशन रखा वहाँ, फुल्ली कन्वेंशन रखा, जिसमें टोटल सेशन ट्रेड यूनियन के लिए था कि ये सेशन ट्रेड यूनियंस का है, नॉट ओनली टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी, वो भी बताएं कि उनके क्या मुद्दे हैं। अच्छा। तो वो एक नज़दीकी थी कि हम आपके इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ये मुद्दे हैं जिस पे हमें आपकी समर्थन चाहिए। तो ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, क्योंकि हमारे साथ कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वी आर विद देम ट्रेडिशनली, पर ये मोर्चा बहुत व्यापक था। वो जो बहुत व्यापक मोर्चा था, उस व्यापक के जिन लोगों को डाउट्स थे, वो डाउट्स आस्ता आस्ता क्लियर हुए। और संयुक्त किसान मोर्चा तो इवॉल्व यही से ही हुआ था, उससे पहले तो सब अपने अपने संगठन थे और एक साथ चले थे, तो वो इवॉल्व हुआ मोर्चा। तो हम लोगों ने हमारा जो प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का, हम भी एज मोर्चा ही उनके साथ जाते रहे ताकि ट्रस्ट बिल्डिंग आसान हो। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ। और उसके बाद हमने जब उनका मोर्चा उठा है, जिस दिन हमें पता लगा लखीमपुर खीरी का, जैसे ही मालूम हुआ तो हम उनसे नहीं पूछने के लिए गए, हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने तुरंत कहा कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करो। तो फिर किसानों ने भी बताया हमारी फलां डेट है। तो अब इस रिश्ते को कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आगे क्या योजना और प्रोग्राम है? इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाने के लिए पहला काम तो हम ये किए थे कि जब वो उठे तो 7 मांगे रखी थी उन्होंने, तो हम लोगों ने इमीडिएटली उन 7 मांगों पे समर्थन दिया। हमने कहा जब भी आप मैदान में उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ होंगे, और आप हमारी जो एजिटेशंस हैं उनमें सपोर्ट एक्सटेंड कीजिए। और उसके ऊपर जो बाद में हमारे एक्शन प्रोग्राम हुए, एक दूसरे को सपोर्ट एक्सटेंड की। पर उसके बाद हम लोगों ने जॉइंट मीटिंग्स तब भी हमने शुरू की थी उस पीरियड में, पर फिर उस जॉइंट मीटिंग्स को तेज किया। उन जॉइंट मीटिंग्स में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके भी कैसे चला जाए। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं केवल कॉल को, हम एक साथ भी कुछ कर पाएँ, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करी। हमने समय लिया ताकि डाउट्स नहीं रहे, सीमेंटिंग के लिए वो अच्छा है। और उस समय लेने का नतीजा था कि अल्टीमेटली हम कलेक्टिवली एग्री कर पाए कि राष्ट्रीय स्तर पे मजदूरों का और किसानों का, इन दोनों मोर्चों की तरफ से जॉइंट कन्वेंशन होना चाहिए। उस जॉइंट कन्वेंशन में जॉइंट प्रोग्राम लिया जाना चाहिए और फिर उस जॉइंट प्रोग्राम पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो 24 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में, बल्कि प्री इंडिपेंडेंस में भी ऐसा नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ये दोनों प्रोडक्टिव फोर्सेस और इनकी यूनियंस और इनके मोर्चे एक साथ वहाँ पर उस कन्वेंशन को किए। उस कन्वेंशन से हम तुरंत जो प्रोग्राम लेके निकले वो ये, एक तो 3 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाएंगे। अच्छा, 3 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाएंगे। तो क्या उसके क्या क्या मुद्दे हैं? उसका मतलब ये था कि जो लखीमपुर खीरी में हुआ, और स्टेट होम मिनिस्टर जो थे, केंद्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर तैनी, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी उन पे, और एक पत्रकार भी मारा गया था और किसान मरे थे। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी पे हमला कर रहे हैं,
यानी वो भी एक हनन था कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप बता रहे हैं कि हम तुम्हें जीपों के नीचे कुचलेंगे, तो ये सिग्नल देने की बात थी। तो चाहे वो मीडिया के ऊपर, चाहे किसानों के ऊपर, बुद्धिजीवियों के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, जो इनका विरोध कर रहा है उनको जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। तो 3 अक्टूबर केवल लखीमपुर खीरी घटना नहीं, इसको खुद डेमोक्रेसी के ऊपर इस सरकार का बहुत बड़ा हमला है। और स्टेट का मिनिस्टर होकर के, होम मिनिस्ट्री सेंटर का, और उसको इस्तीफा उससे नहीं लिया गया, उसकी नॉलेज में हुआ सब कुछ, और उसके ऊपर केस नहीं चलाया गया, तो हम इसको एक काला दिवस उस स्वरूप में भी, वो घटना प्लस ये काला दिवस है। इसमें प्रोग्राम किस तरह के रखे गए हैं, क्या तो उस प्रोग्राम को हमने मनाया पूरे हिंदुस्तान भर में, सारे डिस्ट्रिक्टों के, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर मजदूरों और किसानों ने प्रोटेस्ट किया, पुतले जलाए, तेनी के पुतले जलाए, बहुत सारी जगहों पे पीएम के पुतले भी जलाए लोगों ने। तो वो किया गया। डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ 757 है, लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम था वो 1000 से ज़्यादा जगहों पे हुआ, क्योंकि जहाँ किसान नहीं थे तो अकेले मजदूरों ने कर डाला, और जहाँ मजदूर किसान इकट्ठे थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उन्होंने अच्छी भागीदारी हुई, बहुत अच्छी भागीदारी हुई। उस 3 अक्टूबर के बाद का हमारा नेक्स्ट पड़ाव था कि 3 अक्टूबर के बाद हम दोबारा बैठेंगे, ये 26, 27, 28 नवंबर का प्रोग्राम हम एक साथ करें। प्रोग्राम है आपका, अनाउंस्ड है, किसानों ने अनाउंस किया था 26, 27, 28। हमने कहा 26 तो हमारा भी नेशनल डे है, हमने हड़ताल की थी 26 को, उससे नेक्स्ट ईयर भी हमने 21 को भी 26 ये लोग वहाँ जो बॉर्डर बैठे तब उसी का जो है एनिवर्सरी पर। तो फिर तुम बैठे और हमने हड़ताल की, 21 में तुम अभी बैठे थे और हमने दोबारा हड़ताल की थी, तो 26, 27, 28 में 26 हमारा भी बनता है। तो एक ही दिन क्यों, हम तीनों दिन क्यों नहीं एक साथ? क्या रूप दिए आप लोग, कैसे कौन? उसके ऊपर चर्चा उस कन्वेंशन में भी हुई थी। फिर उसके बाद हम 3 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर को बैठे, और उस 13 अक्टूबर में हम लोग निर्णय लिए कि तीनों दिन राजभवन जो हैं वो केंद्र सरकार के भोंपू भी हैं और इन्हीं के इशारों पे चलते हैं, वो केंद्र सरकार का सिंबल है। तो ऑल ओवर इंडिया में राजभवनों पे 3 दिन का महापड़ाव किया जाएगा, ट्रेड यूनियंस और किसान मोर्चा की तरफ से। वो हम करेंगे, मेनली वो में वर्क होगा, लेकिन जो हमारी पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ऐसी फार ऑफ की इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जो सब जगह से मोबिलाइज होके उस दिन नहीं आ सकते, ऑफिसेज खुले हैं उसमें हैं, तो वो अपने लंच आवर्स में उस राजभवन के महापड़ाव को पॉपुलराइज करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या बैज लगाएंगे या लंच आवर मीटिंग करेंगे, वो करेंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन 26, 27, 28 नवंबर मेनली मेजर मोबिलाइजेशन वहाँ पर होगा। ये हम लोगों का 13 को डिसीजन हुआ। फिर ये हुआ कि हम लोग जॉइंट कन्वेंशंस करें डिफरेंट स्टेट्स में। हमने ऑल इंडिया की है, तो इसको फर्दर सीमेंट करें, इसको नीचे तक ले जाएं। तो कुछ राज्यों में कन्वेंशंस हुई हैं, कुछ और राज्यों में की जाएंगी। तो ये मैं कहूँगी कि वो ऐतिहासिक था 13 महीने उनका बैठना। ये ऐतिहासिक हुआ कि वर्किंग क्लास उनके साथ जुड़ी। फिर ये ऐतिहासिक हुआ कि हमने अपनी दोस्ती और आगे बढ़ाई है। फिर कन्वेंशन इकट्ठा हुआ है, अब हम एक साथ प्रोग्राम भी करेंगे और अपने अपने भी करेंगे, एक साथ भी करेंगे। और नवंबर के उस प्रोग्राम के बाद दिसंबर एंड में या जनवरी बिगिनिंग में, जब 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया होगा, तब हम इससे भी बड़ा कोई एक्शन करेंगे और यूनाइटेडली करेंगे। उसके लिए किसान मोर्चा ने भी मन बनाया है, उसके लिए हम लोगों ने भी मन बनाया, दोनों तरफ से होगा। तो चलिए, बहुत लंबी बातचीत हुई और बहुत विस्तार से आपने रखा चीज़ों को, और जनचौक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे अमरजीत जी ट्रेड यूनियन के आंदोलन की अपनी जो समस्याएं और इसके साथ जो इसका जो है लगातार बढ़त है तमाम मोर्चों पर, उसको बताया है, विस्तार से बताया है। और एक जो नई फेनोमेना जो है सामने आ रही, जिसमें कि किसानों के साथ एकता मजदूरों की, वो कैसे एक नया शेप ले रही है, वो प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में 26, 27, 28 एक महापड़ाव होने जा रहा है, जिसमें राजभवनों पर प्रदर्शन होगा। और 24 के चुनाव के पहले एक बड़ा जो है ऐलान होगा, वो किस रूप में होगा, क्या होगा, ये तो दोनों पक्ष मिलकर तय करेंगे। लेकिन पूरा एक जो है ये तो प्रोग्राम इन्होंने तय कर रखा है, एक विजन तय कर रखा है, एक रास्ता बनाया हुआ, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये पूरे देश के लिए एक नई परिघटना है जो बता रही हैं अमरजीत जी। देखना होगा कितना सफल हो पाता है, क्योंकि जिस तरह की सरकार है, वही सरकार जो है खूंखार हो गई है, अगर हम कहें तो शब्द जो है भी छोटा पड़ जाएगा। जिस तरह की पोजीशंस ले रही है, तो उसमें कितना सफल होते हैं और कितना और दूसरे हिस्सों को जोड़ पाते हैं। लेकिन बड़ा ही कहिए तो
एक कहिए तो इनके कंधों पर एक बड़ा जो है बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको इनको निभाना है, पूरा करना है। लिहाजा हम लोगों को भी इंतजार रहेगा, क्योंकि आम जनता की आशाएं इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल इजाज़त दीजिए। जनचौक के लिए दिल्ली से मैं महेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।